फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को एंड होने में अब 1 मंथ बचा है और ये जो मार्च मंथ है ये हमारे सभी एसएससीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससीज के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के पर्पज से या टैक्स सेविंग के पर्पज से। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की अपडेटेड और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्स प्लानिंग इन्वेस्टमेंट डेडलाइन। तो जैसे कि आपको पता ही है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं फाइनेंशियल 2023-24 के लिए, तो यदि आपने टैक्स सेविंग के लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो फिर आप टैक्स को बचा सकते हैं, टैक्स को सेव कर सकते हैं। उसी में सबसे बड़ा सेक्शन 80C, जहाँ पर आप 1,50,000 का आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो यदि अभी तक भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो जैसे कि ELSS म्यूचुअल फंड में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, PPF में, 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट में, आइदर विद बैंक और पोस्ट ऑफिस, या कोई आपके चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस है, या आपने NSC में या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, सुकन्या समृद्धि योजना में, इनमें किसी में भी यदि आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो अभी आपके पास 1 मंथ है। आप यदि इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C में 1,50,000 तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। और इसके साथ साथ आपको 80D का भी डिडक्शन मिल सकता है। यदि आपने अभी तक अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो आप करवा लीजिए, आपके पास 1 मंथ है। यदि आप करवाते हैं तो जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करेंगे उसका आप 80D में डिडक्शन ले सकते हैं। और 80D में आप कम से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो यदि आपने अभी तक अपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया है, तो मेडिक्लेम नहीं लिया है, तो आप करवा सकते हैं और 80D में अपना डिडक्शन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी कई डिडक्शंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर 6A के डिडक्शन है। डिडक्शंस को एक बार इन समरी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डिडक्शंस हैं जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं अपने टैक्स की सेविंग में। तो जैसे कि फर्स्ट है 80CCD। तो यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C में 1,50,000 का तो डिडक्शन मिलता ही है, साथ में आप एडिशनल डिडक्शन भी ले सकते हैं 50,000 का, मतलब टोटल आप 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो यदि आपने NPS में इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ 80E में भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे एजुकेशन लोन लेना है, तो आप इस 1 मंथ में, मार्च मंथ में अपना एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो उस एजुकेशन लोन पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसका पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा 80E में। और जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 24B में यदि आप होम लोन लेते हैं तो उस होम लोन पे जो आपका इंटरेस्ट होता है उसका भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। मैक्सिमम जो डिडक्शन की लिमिट है वो है 2 लाख। आप 80C में जो होम लोन का रीपेमेंट करते हैं उसका तो डिडक्शन ले ही सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो होम लोन पे जो इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं उसका भी आप सेक्शन 24 में डिडक्शन ले सकते हैं। तो यदि आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो आप जो होम लोन पे रीपेमेंट करेंगे और उस होम लोन पे जो इंटरेस्ट है, दोनों का डिडक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। आपके पास 1 मंथ है। इसके साथ साथ डिडक्शन फॉर अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनी चैरिटेबल अंडर सेक्शन 80G। तो 80G के सेक्शन के अंडर में यदि आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में या किसी रिलीफ फंड में, किसी ट्रस्ट में डोनेशन देना चाहते हैं तो आप डोनेशन दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें आपको 80G का आप डिडक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे 30% से 100% तक डिडक्शन का मिल सकता है आपको। आप डिडक्शन लेके अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 80GGB और 80GGC में आप डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी के टुवार्ड्स भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब यदि आप पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे अमाउंट का जितना भी आप डोनेशन करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना एंटायर अमाउंट जो भी कंट्रीब्यूट किया है उसका पूरा आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि आपको जो पेमेंट करना है वो करना है इन द फॉर्म ऑफ चेक, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। ये तो हमने डिडक्शंस देख ही लिए। इसके अलावा और भी कई टैक्स सेविंग मेजर्स हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। लाइक यदि आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लिया है तो उस पर आपका जो इंटरेस्ट है उसका भी आपको 80EEB में आप डिडक्शन ले सकते हैं। या इसके साथ साथ तो हमने 80D की तो बात करी थी कि यदि कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन का, उसका तो आपको मिलेगा। इसके साथ अपने पेरेंट्स का भी आपने
हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसका भी डिडक्शंस आप ले सकते हैं। और इसके साथ 80D के साथ 80DD और 80DD का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो यदि कोई फैमिली मेम्बर है, सेल्फ है, डिपेंडेंट है, तो उसकी डिसेबिलिटी, यदि वो डिसेबल है तो उसका अपने मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका भी डिडक्शन आप 80DD में ले सकते हैं। और 80DD भी है डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर फॉर स्पेसिफाइड मेडिकल कंडीशन। तो उनकी कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन चल रही है तो उसके लिए भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, तो उसका भी डिडक्शन आप 80DD में ले सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो आप भी अभी यदि अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं तो 31 मार्च लास्ट डेट है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जिससे आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिल सके। बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको होम लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ किया जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो चाहे आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या रेंटल लेट आउट प्रॉपर्टी हो, तो दोनों ही केस में आपको होम लोन पर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में यदि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है, मतलब रेंट पे दे रखी है, और उस रेंटल लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपने होम लोन लिया है, तो उस होम लोन पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसी का डिडक्शन आपको मिलेगा। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे और अपनी रेंटल इनकम दिखाएंगे, तो उस रेंटल इनकम में जब आप म्युनिसिपल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का डिडक्ट करने के बाद जो नेट आपकी रेंटल इनकम आएगी उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और या मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख इंटरेस्ट के डिडक्शन की। तो यदि आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं और आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है तो आप उस लेट आउट प्रॉपर्टी पर ही आप अपना होम लोन लीजिए, जिससे आप अपनी रेंटल इनकम पे जो टैक्स बन रहा है उसको बचा सके। और इसके साथ बजट 2023 में एक अग्निपथ स्कीम लाई गई थी, उसका भी आप टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो सेक्शन 80CC(H) में यदि आप अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अग्निवीर कॉर्पस फंड की जो स्कीम है इसमें कंट्रीब्यूट करना, तो आपके पास मार्च मंथ है, आप इसका डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी कि क्या आप मनी के फॉर्म में गिफ्ट देके अपना टैक्स बचा सकते हैं। आपने अपने नॉन रिलेटिव को 50,000 रुपये तक का कैश गिफ्ट में किया तो फिर आप पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, क्योंकि 50,000 रुपये तक का यदि आप गिफ्ट देते हैं अपने नॉन रिलेटिव को तो वो एग्जेम्प्ट है 1 साल में। लेकिन यदि आपने 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट दिया अपने नॉन रिलेटिव को तो फिर होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। आप अपने रिलेटिव्स को मनी के फॉर्म में गिफ्ट करते हैं तो होल अमाउंट विल बी टैक्स फ्री। मतलब आप कितना भी अपने रिलेटिव को मनी के फॉर्म में गिफ्ट देते हैं तो वो पूरा अमाउंट टैक्स फ्री है। लेकिन आपको गिफ्ट डीड बनानी होगी एज अ प्रूफ। चाहें तो आप अपने पेरेंट जो कि सीनियर सिटीजन है या आपके कोई रिलेटिव या नॉन रिलेटिव जो सीनियर सिटीजन है उनको आप मनी के फॉर्म में गिफ्ट दे सकते हैं, और जिससे सीनियर सिटीजन की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो यदि आपके पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनकी कोई अदर इनकम नहीं है तो आप मनी के फॉर्म में गिफ्ट ट्रांसफ़र करके उनके हैंड में भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी और आप भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स रिजीम हो, दोनों ही केस में आप गिफ्टिंग पर जो टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट है वो ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल गेन की कि आप इस मार्च मंथ में अपने कैपिटल गेन पर कैसे टैक्स बचा सकते हैं। गेन में भी हमें कई एग्जेम्पशंस मिलती है। उन एग्जेम्पशंस का बेनिफिट लेके आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो आपको यदि आप शेयर या म्यूचुअल फंड में लेते हैं और उनको ट्रांसफ़र करते हैं उस पर आपको टैक्स बनता है, तो आपको 15% की टैक्स रेट से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 87A का रिबेट भी मिलता है। आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको लास्ट ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ था, इस बार आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर केस लेके चलें तो यदि आपको एक शेयर पर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है और दूसरे शेयर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही सेट ऑफ किया जा सकता है कि मान लीजिए आपके 2 शेयर से दोनों ही आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, तो यदि आप उनको ट्रांसफ़र करते हैं तो एक पर आपको हो रहा है लॉस और एक शेयर पर आपको हो रहा है गेन, तो आप दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जब हम अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफ़र करते हैं और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। मतलब 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्ट है।
तो यदि आप इस टैक्स एग्जम्पशन लिमिट का हर साल बेनिफिट लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स को आप सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप किसी शेयर को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि जब आप उस शेयर को फ्यूचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको हाई रिटर्न्स मिलने वाले हैं। हाई रिटर्न्स तो मिलेंगे, गेन तो होगा, लेकिन आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ईयर में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख की लिमिट के नियर हो, उसी ईयर में आप शेयर को ट्रांसफ़र कर दीजिए और नेक्स्ट डे फिर से उसी शेयर को बाय कर लीजिए, मतलब उसी शेयर में आप री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इससे आप 1 लाख की टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं और आपको ज़ीरो टैक्स पे करना होगा। इस तरह आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स सेव कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कुछ एग्जम्पशंस भी अवेलेबल है। आप उन एग्जम्पशंस को अवेल करके भी टैक्स सेव कर सकते हैं इस मार्च मंथ में। आपको शेयर्स आपने ट्रांसफ़र किए हैं और उन शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, मतलब मैं बात करूँ सेक्शन 54F की, तो सेक्शन 54F बोलता है कि ऐसे एसएससी जो कि इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उन्होंने ट्रांसफ़र किया एनी असेट अदर देन द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यदि आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी असेट ट्रांसफ़र किए है, तो मैं बात करती हूँ शेयर्स की, म्यूचुअल फंड्स की। तो यदि आपने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं और उस ट्रांसफ़र करने से जो भी आपका जो अमाउंट है, ट्रांसफ़र जो कंसिडरेशन आपको मिला है, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया है एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बाय करने में, आपको ये एग्जम्पशन जो भी कितना ट्रांसफ़र करने से जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसकी एग्जम्पशन आपको मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 10 करोड़। तो यदि आपको कैपिटल गेन हुआ है और आप चाहते हैं एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय करना, तो आपके पास 1 मंथ है, आप प्लानिंग कर सकते हैं नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बाय करने की। तो इससे यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप एग्जम्पशन लेके उसका बेनिफिट ले सकते हैं और फिर आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम लिमिट है 10 करोड़। इसके साथ साथ सेक्शन 54 का बेनिफिट भी ले सकते हैं कि यदि आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, ट्रांसफ़र की है और उससे आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अब आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचाना चाहते हैं, तो आपने जो भी आपको ट्रांसफ़र करने से कंसिडरेशन मिला है उस कंसिडरेशन को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बाय करके। तो फिर आपको ट्रांसफ़र करने से जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 10 करोड़। 10 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट का कैपिटल गेन है तो फिर आपको उस पर टैक्स देना होगा। और इसका सेक्शन 54B का भी एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं कि यदि आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड थी, उसको आपने ट्रांसफ़र किया, उससे आपको कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो यदि आप उस जो भी ट्रांसफ़र करने से अमाउंट आया है उसको इन्वेस्ट करते हैं नई एग्रीकल्चर लैंड को बाय करने में, तो फिर ट्रांसफ़र करने पे जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। और इसका सेक्शन 54EE भी है। तो यदि आप अपनी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं और उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं एक नोटिफाइड यूनिट्स में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, उन यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ट्रांसफ़र करने से जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। सेक्शन 54EC, तो यदि आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है वो आपने ट्रांसफ़र की। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में लैंड और बिल्डिंग, तो यदि आपने कोई लैंड या बिल्डिंग को ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र करने से जो भी आपको कंसिडरेशन है उसको आपने इन्वेस्ट किया है बॉन्ड्स को खरीदने में। अब कौन कौन से बॉन्ड्स, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, PFC के। तो ये जो 4 बॉन्ड है यदि आप इनको बाय कर लेते हैं तो आपको जो भी ट्रांसफ़र करने से कैपिटल गेन हुआ है उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जम्पशंस हैं, का बेनिफिट लेके आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचा सकते हैं। और आपके पास अभी मार्च मंथ है तो आप इन सब को प्लानिंग कर सकते हैं कि आपका कितना टैक्स बन रहा है और आप कैसे अपनी टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं इसी तरीके एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।